गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द रॉयल कोचिंग बस में। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। इसके पहले वीडियो में हमने केमिस्ट्री का परिचय अर्थात यूनिट 6 के हेलो एल्केन और एरेंस का परिचय देखा था, साथ ही साथ उसके नामकरण की विधियां पढ़ी थी। आज हम यहाँ पर भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, और इस भाग 1 में आज हम बनाएंगे हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड्स। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड्स बनाने की कुछ सामान्य विधियां हम देखेंगे। अगर देखा जाए तो यहां से एक ना एक विधि जरूर आती रहती है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम ज्यादा समय न गवाते हुए हम बात करते हैं कि हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड्स बनाने की सामान्य विधियां क्या है। यहां मैंने आप देख रहे हो कि हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड्स को मैंने RH लिखा है। आर यहां पर रिप्रेजेंट करता है बेटा एल्किल ग्रुप को, और X यहां पर हेलोजन ग्रुप को या समूह 17 के जो हेलोजन तत्व है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो हम देखते हैं RH, चाहे तो मैं इसको RH बोलूं, मैं इसको हेलो एल्केन्स बोलूं, या मैं इसको एल्किल हैलाइड्स बोलूं। हम बात करेंगे ओवरऑल एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां की, या शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे RH बनाने की सामान्य विधियां। तो यहां हम RH बनाने की सामान्य विधियों को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे, आप देख रहे हो कि पहली विधि जो है इसकी, आप देख रहे हो पहली विधि जो है हाइड्रोकार्बन से। अब हाइड्रोकार्बन यहां आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए एज ए ट्वेल्थ के स्टूडेंट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। फिर भी मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड करूंगा कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को अगर देखा जाए तो 3 श्रेणियों में बांटा गया, वैसे तो 2 प्रकारों में बांटा गया इनको। सबसे पहला होता है एलिफेटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फिर हम इसी में आगे बढ़ते हैं तो जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है उनकी 3 सजातीय श्रेणियां होती है, जिनमें पहले आता है एल्केन, दूसरा आप यहां देख रहे हो एल्कीन, और तीसरा रहता है एल्काइन। तो हाइड्रोकार्बन में हम पहली विधि बनाने की पढ़ेंगे बेटा RH बनाने की विधि हाइड्रोकार्बन से, जिसमें भी हम देख रहे हैं सबसे पहले एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा। अब यहां वर्ड आ रहा है हेलोजनीकरण द्वारा या एल्केन के हेलोजनीकरण से। अब एल्केन क्या होता है ये पता रहना चाहिए। तो एल्केन के लिए मैं सामान्य सा इसका एक यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे CH4 ये होता है आपका मेथेन। फिर आता है C2H6 जिसको बोलते हैं एथेन। ऐसे ही नंबर 3 पर आता है C3H8। तो ऐसे ये सब जो है पूरी एक श्रेणी कहलाती है आपकी एल्केन। अगर यहां से हम 2 हाइड्रोजन को कम कर दे तो बन जाता है एल्कीन, फिर और 2 हाइड्रोजन कम करने पर बनता है एल्काइन। तो अभी हम बात कर रहे हैं एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा या एल्केन के हेलोजनीकरण से। तो एल्केन में हम चाहे तो CH4 ले ले बेटा, जैसा आप देख रहे हो आपकी रिएक्शन में CH4 यूज किया गया है, इसको बोलेंगे मेथेन। या हम यहां पर C2H6 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर हम यहां पर अब एल्केन हमने लिया, हम सबसे सरल एल्केन यूज कर रहे हैं जिसको बोला गया है मेथेन। मेथेन के हेलोजनीकरण से। अब हेलोजनीकरण क्या होता है, जब भी बेटा आप लास्ट में देखो करण हेलोजनीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, क्लोरीनीकरण होता है, नाइट्रीकरण होता है, सल्फोनीकरण होता है। तो यहां ओवरऑल जब बोला जाता है करण, अब यहां हेलोजन अर्थात हेलोजन या हेलोजनीकरण अर्थात इस करण का अर्थ यहां पर हम देखेंगे बेटा जुड़ना। किसका जुड़ना, हेलोजन का जुड़ना। किसके साथ जुड़ना, एल्केन के साथ जुड़ना। अब इस रिएक्शन में यदि हम देखें तो जब एल्केन या हाइड्रोकार्बन पर किसी हेलोजन के लिए मैं यहां दिखा रहा हूं आपको हेलोजन X बराबर HCl Br I और AT, इनमें से हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते बेटा Cl Br और I का। तो Cl Br या I अर्थात क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई सा भी हम हेलोजन ले सकते हैं। उस हेलोजन की जब हम रिएक्शन करवाते हैं किससे बेटा, एल्केन से, और किसकी उपस्थिति में, यहां HV दिख रहा है आपको, इसका अर्थ होता सनलाइट। केमिस्ट्री में सनलाइट को हम HV से प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां बोला जाएगा इसका अगर राइटिंग करना है, एक्चुअली अगर देखा जाए बेटा तो मेन रिएक्शन होता है। यदि रिएक्शन आपको अच्छे से याद है
तो आप उसका कथन डिस्क्राइब बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसीलिए यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम मेथेन की रिएक्शन हम क्लोरीन से करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। तो यहां से क्या होगा बेटा, एक Cl जो है CH4 में से एक H को प्रतिस्थापित कर देता है, या हम बोले कि यहां एक Cl जो है इस CH4 के H1 को हटाकर प्रतिस्थापित करके और वहां पर रिएक्शन करके योग करता है या जुड़ जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार से हमें क्या मिलेगा, यहाँ CH3 एक H रिप्लेस हो रहा है, उसकी जगह पर कौन आ रहा है बेटा, यहां से Cl2 में से एक Cl आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये CH3Cl क्या बन जाएगा, CH3Cl। और साथ में अब आप देखोगे कभी भी केमिस्ट्री में हम जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है ना। यदि रिएक्शन आपकी बैलेंस है तो समझ लीजिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। जैसे ही उसमें कुछ एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का गड़बड़ उनके नंबर्स में या उनकी क्वांटिटी में होता है तो समझ लीजिए कि हमारी रिएक्शन गलत हो रही है। अब यहां आप देखोगे CH3 हमने यूज किया, CH3 साथ में यहां से Cl जो है, दो Cl है हमारे पास, उसमें से एक Cl बेटा एक H को रिप्लेस करेगा और उसके प्लेस पर योग करेगा। तो यहां CH3Cl हो गया, साथ में जो H यहां का एक बचा था, CH4 में से हमने CH3 यूज किया, एक H बच रहा है, अर्थात यहां पर वो H आ जाता है और साथ में यहां एक Cl बचा था, वो HCl बनाकर हाइड्रोक्लोराइड सेकेंडरी प्रोडक्ट बना लेगा। अब हमें रिएक्शन और आगे करनी है, यहां पर जब तक यहां हमारे पास H रहेगा तब तक ये रिएक्शन लगातार सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आगे कंटिन्यूस बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए हमने यहाँ HCl को नीचे माइनस करके लिखा, अर्थात CH3Cl के साथ HCl भी आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है, द्वितीयक उत्पाद के रूप में हाइड्रोक्लोराइड भी बन रहा है। ठीक है, परंतु रिएक्शन हमें और आगे करनी है, इसीलिए हम क्या करते हैं, वापिस और रिएक्शन आगे कंटिन्यू करते हैं। और आगे रिएक्शन हम कंटिन्यू करते हैं बेटा, तो अब हमें जो प्राप्त हुआ यहाँ इसको हम बोलेंगे मेथेन। मेथेन का जब हम क्लोरीनीकरण करते हैं या हेलोजनीकरण करते हैं तो हमें सबसे पहले इसमें क्लोरोमेथेन प्राप्त होता है, या हम इसको बोलेंगे मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। जब मेथिल क्लोराइड का फिर से हम Cl2 से रिएक्शन करवाएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो जिस प्रकार से यहाँ एक H प्रतिस्थापित हुआ था, ऐसे यहाँ CH3 में से एक H प्रतिस्थापित हो जाएगा और उसके प्लेस पर कौन योग कर लेगा बेटा, Cl यूज कर लेगा। अब एक ऑलरेडी Cl है हमारे पास, एक Cl और योग करेगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, डाइक्लोराइड हो जाएगा, अर्थात Cl2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि HCl यहां से एक H माइनस हो जाएगा और यहां से Cl, तो सेकेंडरी प्रोडक्ट के रूप में HCl आ जाएगा आपका, और साथ ही साथ CH2 है ना, मैंने बोला कि इस Cl से एक H रिप्लेस होगा और यहां पर Cl योग करेगा, तो क्या बना हमारा CH2, एक Cl यहां से जाएगा और एक ऑलरेडी है, तो क्या बन जाएगा CH2Cl2। इस प्रकार से हमारा बन जाएगा बेटा डाइक्लोरोमेथेन। क्या बन जाएगा हमारा, डाइक्लोरोमेथेन, और सेकेंडरी प्रोडक्ट यहां पर HCl के रूप में बन जाएगा। ऐसे ही यहां पर अब आप देख रहे हो कि डाइक्लोरोमेथेन जो है इसकी रिएक्शन फिर से हम Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं, अर्थात डाइक्लोरोमेथेन की रिएक्शन जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम क्लोरीन से करवाते हैं या इसका हेलोजनीकरण करते हैं, तो यहां से फिर एक H रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह पर Cl आ जाएगा, Cl2 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो Cl2 और एक Cl आने के कारण ये क्या हो जाएगा बेटा, Cl3। तो इस प्रकार से यहां हमारा अगला प्रोडक्ट बन जाएगा CH, एक H रिप्लेस होगा बेटा यहां से, तो CH Cl2 और एक Cl H को रिप्लेस कर रहा वो भी यहां पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा अगला प्रोडक्ट CHCl3, जिसको हम बोलते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन, या हम इसको बोलेंगे बेटा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, आया इतना समझ में। इसके बाद हम फिर से जो CHCl3 है, यहां पर आगे आप देखोगे CHCl3 फिर से Cl2 से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा और इस प्रकार से जो लास्ट बचा हुआ H है बेटा, ये भी Cl से रिप्लेस हो जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा अगला प्रोडक्ट, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम एल्केन का हेलोजनीकरण करते हैं, तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें जो एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन्स अलग अलग प्रकार के प्राप्त होते हैं। यहां पर इसको हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन या मोनो एल्किल हैलाइड,
यहाँ पर दो हेलोजन है इसलिए इसको बोलेंगे हम डाई एल्किल हैलाइड, या इसको बोलेंगे हम ट्राई एल्किल हैलाइड, और ये हो जाएगा बेटा टेट्रा एल्किल हैलाइड। तो इस प्रकार से एल्किल हैलाइड बनाने की मोस्ट इंपोर्टेंट या हम कहें कि बहुत ही अच्छी एक सामान्य विधि हमने देखी, जिसमें हमने देखा हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन में हमने देखा एल्केन से। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं एल्किन। अगला है हमारा टॉपिक सेम है, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, परंतु हाइड्रोकार्बन से एल्केन के बाद इसी में हाइड्रोकार्बन से दूसरी विधि हम लिखेंगे एल्किन पर हेलोजन अम्लों की क्रिया से। अब पहले ही बता चुका हूं मैं कि एल्किन क्या है। एल्किन बेटा होता है एल्केन की सजातीय द्वितीयक श्रेणी, उसको बोलते हैं हम एल्किन। जैसे मान लीजिए यहां पर हमारे पास CH4 के बाद एथेन होता है C2H6, एथेन होता है C2H6। तो इस C2H6 में से क्या होगा, एल्किन बनने के लिए यहां हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन परमाणु कम हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा एल्किन। उसको फिर बोलेंगे हम एथेन के प्लेस पर एथीन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, एथीन। तो अब हम इस प्रकार से C2H4 है ना, इस प्रकार के प्रोडक्ट का यूज करने वाले हैं हम एल्किन पर हेलोजन अम्लों की क्रिया से। अब हेलोजन अम्ल क्या होता है, हेलोजन का अर्थ होता है बेटा X, हेलोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं X से, और अम्ल के लिए यहां हम इसमें H, क्योंकि आप सभी को पता है कि H यदि प्लस आयन किसी विद्युत अपघट्य में घुलने पर H प्लस आयन और OH माइनस आयन देता है, तो वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। यहां पर अब X ऑलरेडी X जो है हेलोजन ये माइनस को रिप्रेजेंट करता है, और इसीलिए यहां पर हम H प्लस यूज करेंगे इसके साथ, तो हेलोजन अम्ल बन जाएगा वो। जैसे आप देख रहे हो यहां पर HBr यूज किया हमने, H के साथ Br, या हेलोजन अम्ल को आप HX से भी दर्शा सकते हो बेटा, HX, इसको बोलते हैं हेलोजन अम्ल। ठीक है, तो यहां हम एल्किन पर हेलोजन अम्लों की क्रिया, और X की जगह पर आप सभी को पता है हम चाहे तो यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्किन पर हेलोजन अम्लों की क्रिया से किस प्रकार से हमें हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड प्राप्त होने वाला है ये देखेंगे। यही से आपका एक कॉन्सेप्ट या एक नियम और है जिसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम। आप शायद देख रहे हो हेडिंग डला हुआ है, जस्ट इसी से रिलेट करता है। ठीक है, तो उसको भी हम समझेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि एल्किन पर हेलोजन अम्ल की क्रिया से किस प्रकार से हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। अब यहां मैं क्लियर कर चुका हूं आपको कि एल्किन क्या होता है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, यहां पर एक बात और है बेटा, एल्किन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, एल्केन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एल्केन के बीच में सिंगल बॉन्ड और एल्किन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसके बाद अगली सजातीय श्रेणी जिसको बोलते हैं एल्काइन, उसमें बेटा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में। ठीक है, और यहाँ कार्बन परमाणु के बीच में एल्किन में डबल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, यहां हम देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, या हम बोले C2H4, जैसा अभी मैंने बोला आपको यहाँ C2H4। ठीक है, तो C2H4 भी हम बोल सकते हैं इसको, या CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी हम लिख सकते हैं, तो भी सही रहेगा ये। ठीक है, जब इसको बोलेंगे एथीन बेटा, क्या बोलेंगे इस प्रोडक्ट को, सॉरी रिएक्टेंट्स को हम क्या बोलेंगे, एथीन। जब एथीन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, मीन्स हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहां क्या है, हेलोजन अम्ल की क्रिया होती है, तो उस कंडीशन में हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। जैसे यहां प्रोडक्ट जो है हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन प्राप्त हो रहा है। अब ये कैसे प्राप्त होता है देखेंगे हम। यहां पर आप देख रहे हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पर बेटा H पर क्या है, प्लस, और Br पर है माइनस आवेश। ठीक है, तो यहां पर H एक CH2 के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा वो CH3, H जो है CH2 के साथ रिएक्शन करेगा, बन जाएगा CH3। ठीक है, साथ में CH2 ऑलरेडी है हमारे पास, इस CH2 के साथ Br योग करेगा। क्या, Br मीन्स ब्रोमीन योग करेगा, और बन जाएगा हमारा CH3CH2Br, अर्थात ब्रोमो एथेन बोल दीजिए इसको IUPAC में, या साधारण नामकरण पद्धति में हम इसको बोल सकते हैं बेटा एथिल ब्रोमाइड।
ठीक है, बहुत इजी रिएक्शन है। यहां से HBr का जो H प्लस है ये CH2 से रिएक्शन करेगा और CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में डबल बॉन्ड जो है सॉरी, साथ में डबल बॉन्ड टूट जाएगा और CH2 जो है इस Br से जुड़कर या अभिक्रिया करके CH2Br बना लेगा। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट ओवरऑल प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा CH3CH2Br। ऐसे ही अगला हम लेते हैं यहां पर प्रोपीन। प्रोपीन में कार्बन 3 होते हैं बेटा, CH3CH2। यह इसका ओवरऑल हम अणुसूत्र अगर बोले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यदि हम बोले तो इसको बोलेंगे C3H6 बोलेंगे बेटा, C3H6। ये कहलाता है आपका प्रोपीन। जब प्रोपीन पर सेम रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन में हमारा बनेगा आइसोब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, सॉरी, ब्रोमोप्रोपेन बनेगा और साधारण नामकरण पद्धति में हम इसको बोलेंगे प्रोपिलीन ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिलीन ब्रोमाइड बोलेंगे बेटा। ठीक है, तो यहां पर किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है ये देखेंगे आप। यहां से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है। ठीक है, आप देख रहे हो CH3 और CH और CH2, डबल बॉन्ड CH2 है। अब इनमें आप देखोगे कार्बन, यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन है और हर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, परंतु हाइड्रोजन के नंबर्स अलग अलग है, उसके अणु अलग अलग है। जैसे यहां कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहां कार्बन से केवल 1 हाइड्रोजन जुड़ा है और यहां कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए, जब भी हेलोजन अम्ल की अभिक्रिया होती है तो एक बात और याद रख लीजिए, यहां एल्किन पर या हाइड्रोकार्बन पर हमेशा रिएक्शन डबल बॉन्ड पर होगी। डबल बॉन्ड कहां है? CH और CH2 के बीच में। तो HBr की रिएक्शन बेटा कहां होगी? डबल बॉन्ड पर, अर्थात CH पर और CH2 पर। यहाँ CH3 ये सिंगल बॉन्ड है तो यहां ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, पहली बात तो हो गई कि डबल बॉन्ड पर होगी। अब यहाँ ऑलरेडी डबल बॉन्ड थे तो यहाँ रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार से यहाँ सिंगल बॉन्ड भी और डबल बॉन्ड भी है। तो ये जो अभिक्रिया है एल्किन पर हेलोजन अम्लों की अभिक्रिया जो है ये केवल डबल बॉन्ड पर ही होती है और डबल बॉन्ड पर भी होती है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि HBr में, HBr एक पूरा अणु है जिसको हमने बोला हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इस HBr में आप देख रहे हैं कि H प्लस होता है और Br क्या होता है? माइनस, अर्थात H पर प्लस आवेश होता है और Br पर माइनस आवेश होता है। तो यहीं से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं मैं, एक नियम आएगा, वैसे लिखा भी है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसके बाद में, पर अब चल रहा है वो कंटिन्यूस, तो यहीं पर मैं क्लियर कर देता हूं कि हमेशा योग करने वाला जो अणु, अब इसमें योग कौन कर रहा है? HBr। योग करने वाले अणु का ऋण भाग या ऋण अणु उस कार्बन परमाणु पर योग करता है जो कम से कम हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है या जो कम से कम हाइड्रोजन परमाणु से संलग्न होता है। तो आप देखोगे यहां पर कि Br जो है ये किस पर रिएक्शन कर रहा है? इस CH पर। इस CH पर Br का रिएक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ऐसा होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो CH3 हमारा सेम है बेटा, CH पर Br योग कर लेगा और बन जाएगा Br, CHBr हो जाएगा और साथ में CH2 से ये H रिएक्शन करके बना लेगा CH3। तो यहां हम बोलेंगे इसको डाइमेथिल ब्रोमाइड भी बोल सकते हो, अब इसको डाइमेथिल ब्रोमाइड भी बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो बेटा ब्रोमोप्रोपेन भी बोल सकते हो। तो ये इसका UPSC नाम हो जाएगा। अब जस्ट आपके सामने एक हेडिंग अगली आ रही है कि मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है। अगर आ जाए 2 नंबर में तो बहुत इजीली आपको सॉल्व करना है। वैसे तो मैंने डिटेल भी लिख दी और साथ में अभी यहां हमने देख ही चुके हैं कि मार्कोनिकॉफ का नियम बेटा बताता है आपको या बोलता है कि इस नियम के अनुसार योग करने वाले अणु का ऋणात्मक भाग या ऋण सिरा जो है या ऋण अणु जो है वह हमेशा उस कार्बन परमाणु से योग करता है जो कम से कम हाइड्रोजन से संलग्न रहता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो कि योग करने वाले अणु का ऋण भाग, योग करने वाला अणु हमारे पास है HBr या HX। यहां मैंने रिएक्शन वैसे इसके लिए भी एक्सप्लेनेशन के रूप में एक रिएक्शन यहां दी है, हम यहां से भी समझ सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से दिया गया है। यहां पर देखेंगे आप लोग कि योग करने वाले अणु का ऋण भाग, अब यहां आप देख रहे हो ऋण भाग कहां है? X। तो ये जो X है ये उस कार्बन परमाणु से रिएक्शन करेगा बेटा या उस कार्बन परमाणु से योग करेगा जो कम से कम हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा रहता है।
ठीक है, तो यह नियम आपका कहलाता है मार्कोनिकॉफ का नियम। यही से देख रहे हो आप रिएक्शन CH3CH CH2 अर्थात हमने प्रोपीन लिया और HX अर्थात हेलोजन अम्ल लिया हमने, तो यहां आप देख रहे हो HX में H प्लस होता है और X क्या होता है बेटा, माइनस आवेशित होता है या माइनस भाग होता है। तो यहां पर जो माइनस भाग है आप देख रहे हो, यहां मैंने शो किया है, ये माइनस भाग सीधा किससे रिएक्शन कर रहा है, CH से, और H जो है ये किससे रिएक्शन कर रहा है, CH2 से। तो यहां पर बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियरिफाई किया गया है कि मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है। 2 नंबर में यदि आ जाता है तो छोड़कर नहीं आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहीं से एक कॉन्सेप्ट और कर दो, मार्कोनिकॉफ का नियम जो रहता है बेटा, इसी का सेम उल्टा अपोजिट होता है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम में इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। यहां ऋण सिरा अभी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार क्या होता है, ऋण सिरा किससे रिएक्शन करता है, कम से कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से, परंतु एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी हमने यूज कर लिया अर्थात उल्टा अपोजिट हो जाएगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में ये होता है बेटा, और वो कब होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। एंटी मार्कोनिकॉफ में जो ऋण भाग है वह किससे रिएक्शन करेगा, डबल बॉन्ड से संलग्न, डबल बॉन्ड पर होगा, ये बात याद रखेंगे बेटा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड में आप देखोगे कार्बन, कार्बन में आप देख रहे हो कि 2 कार्बन है डबल बॉन्ड से, अब इसमें कम H है और इसमें इसकी तुलना में ज्यादा है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में होता यह है कि जो ऋण सिरा या ऋण भाग रहता है वो अधिक से अधिक का ऐसे कार्बन से योग करता है जो अधिक से अधिक हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है, मतलब इसका सेम उल्टा हो जाता है। और ये किसकी उपस्थिति में होगा, ये होता है पर ऑक्साइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होता है बेटा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ पर ऑक्साइड, ये याद रखना है आपको। कोई सा भी परऑक्साइड, जैसे H2O2 होता है, ये भी एक परऑक्साइड है ना। यहां पर हम यूज करेंगे और कुछ परऑक्साइड के रूप में, यहां पर परऑक्साइड के रूप में बेटा यूज होगा C6H5, यहां पर परऑक्साइड के रूप में C6H5COO ट्वाइस, ये परऑक्साइड के रूप में हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इस परऑक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम फॉलो होता, अर्थात मार्कोनिकॉफ नियम अपने या मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत अभिक्रिया होती है परऑक्साइड की उपस्थिति में, और वही आपका एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहलाता है। अच्छा, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह बेटा कि यदि आपको समझ में आ चुका है ये सब कुछ तो कमेंट कीजिए, आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और यदि कुछ मुझे सुधार करने की आवश्यकता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां पर आप जो भी इंप्रूवमेंट चाहते हो उससे रिलेटेड या जो भी आपके डाउट्स है इस रिएक्शन से रिलेटेड वो डाउट्स आप लिख सकते हो, तो आपके सारे डाउट्स यहां पर क्लियर किए जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और साथ ही साथ इसका आगे अभी हम जस्ट और बनाने की विधियां देखने वाले हैं। इसमें नेक्स्ट विधि आपकी रहेगी बेटा एल्कोहल के साथ, या एल्कोहल की उपस्थिति में, या एल्कोहल से कैसे हम एल्किल हैलाइड बनाते हैं। पर उस विधि को करने से पहले यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब भी आप नोट्स बनाओ या समझने की कोशिश करो तो आपको काफी मदद मिले। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले विधि की ओर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब।